यह कहानी इंदौर से शुरू होती है। इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की एक फैमिली रहती है। यह फैमिली रघुवंशी फैमिली है। इस फैमिली के लड़के राजा रघुवंशी की शादी 2025 में होती है। राजा की शादी सोनम नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद वह हनीमून मनाने के लिए असम जाने का प्लान करते हैं। 11 मई को शादी हुई और 18 मई को गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। फ्लाइट कनेक्टिंग होती है, इंदौर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से गुवाहाटी। अब वो दोनों मां कामाख्या देवी के मंदिर जाते हैं। सब बढ़िया चल रहा है। फिर ये 22 मई को ये लोग गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकलते हैं। मेघालय में शिलांग पहुंचते हैं और शिलांग में चेरापूंजी के पास ये होटल स्टे करते हैं, मतलब चेकिंग करते हैं। 22 मई को ये लोग वहां से एक्टिवा रेंट पर लेते हैं और आसपास घूमने जाते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। 23 में आ जाती है। सुबह सुबह ये लोग अपने होम स्टे से चेकआउट करते हैं। उनके पास एक्टिवा थी, उसको लेकर ये लोग ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। राजा ट्रैकिंग पर चला जाता है और सोनम एक कैफे में रुक जाती है। दोपहर में सोनम के फोन पर राजा की मम्मी का फोन आता, यानी सोनम की सासू माँ का। यह बात राजा की मम्मी के फोन में रिकॉर्ड हो जाती है, जो अभी पुलिस के पास मौजूद है। सोनम बोलती है कि राजा ट्रैकिंग पर चले गए हैं और मैं कैफ़े में बैठी हूँ, वहाँ बैठकर कॉफ़ी पी रही हूँ। नॉर्मल बात होने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है। यह बात 23 मई की दोपहर के 1:10 की थी। 3 बजे राजा के घर वाले राजा को फिर कॉल लगाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर वह सोनम को ट्राई करते हैं। सोनम का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है। घर वालों को लगता है कि शायद चेरापूंजी में नेटवर्क का इशू होगा, वहाँ बारिश भी बहुत गिरती है। एक हिल स्टेशन है तो उन्हें इतना सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे करते हुए 23 तारीख का दिन निकल जाता है। अब 24 तारीख का दिन आता है। सुबह सुबह राजा के घर वाले राजा को कॉल फिर लगाते हैं, लेकिन राजा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वैसे ही वह सोनम को भी फ़ोन लगाते हैं, तो सोनम का फ़ोन भी स्विच ऑफ ही आता है। अब उनको थोड़ी टेंशन होती है। ऐसे टेंशन में ही पूरा 24 तारीख का दिन भी निकल जाता है। फिर 25 तारीख आ जाती है। 25 की सुबह घर वाले फिर से मिस कॉल करते हैं। सोनम और राजा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है। घर वालों को लगता है कि शायद चेरापूंजी में नेटवर्क का इशू होगा, वहाँ बारिश भी बहुत गिरती है, एक हिल स्टेशन है, तो उन्हें इतना सीरियस नहीं लिया। तो ऐसे करते हुए 23 तारीख का दिन निकल जाता है। अब 24 तारीख का दिन आता है। सुबह सुबह राजा के घर वाले राजा को कॉल फिर लगाते हैं, लेकिन राजा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वैसे ही वह सोनम को भी फ़ोन लगाते हैं, तो सोनम का फ़ोन भी स्विच ऑफ ही आता है। अब उनको थोड़ी टेंशन होती है। ऐसे टेंशन में ही पूरा 24 तारीख का दिन भी निकल जाता है। फिर 25 तारीख आ जाती है। 25 की सुबह घर वाले फिर से सोनम और राजा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ बताता है। फिर घर वाले इस बात को थोड़ा सीरियस लेते हैं और राजा के छोटे भाई और सोनम के बड़े भाई दोनों को मेघालय जाने का सुझाव देते हैं। राजा का भाई और सोनम का भाई दोनों चेरापूंजी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सीधा वह इंदौर से फ्लाइट पकड़ते हैं और मेघालय पूछते हैं। फ्लाइट 26 को पूछते मेघालय पहुंच जाती है। फिर वह एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करते हैं। वह बताते हैं कि ये हनीमून मनाने के लिए आए थे, लेकिन 2 दिन से इनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और इनका कोई पता नहीं चल रहा। वह पुलिस को उन दोनों की फ़ोटो भी बताते हैं। सोनम और राजा के गायब होने से पहले सोनम व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगती है, जिसमें वह मेघालय की कुछ तस्वीरें डालते हैं, जहां राजा और सोनम दोनों एक साथ खड़े हैं। उसकी तस्वीर भी डालती है। उसे फ़ोटो में एक स्कूटी नज़र आती है। उस एक्टिवा पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। राजा का भाई उसे नंबर पर कॉल करता है और उसे नंबर से एड्रेस निकाल लेता है। फिर राजा और सोनम का भाई दोनों उसे एड्रेस पर जाते हैं और सोनम और राजा के बारे में पूछते हैं। स्कूटी वाला बताता है कि हाँ, इन दोनों ने 22 मई को स्कूटी रेंट पर ली थी, लेकिन जब से उन्होंने ये स्कूटी वापस नहीं दी है, वह भी इन्हें ढूंढ रहे हैं और फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। फिर यह बात वह पुलिस को बताते हैं कि एक स्कूटी इन दोनों ने किराए पर ली थी और घूम ऑस्ट्रा रहे थे।
पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। वह अपना सर्च अभियान चालू करती है और स्कूटी को ढूंढने के लिए बोलता है। 25 तारीख को एक लावारिस स्कूटी एक पार्किंग में खड़ी हुई मिलती है। जांच के बाद पता चलता है कि यह वही लावारिस स्कूटी है जिस पर सोनम और राज घूम रहे थे। पुलिस उसे स्कूटी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। पुलिस जांच चालू करती है। वह उसे होमस्टे में जाती है पर पता करती है कि 22 मई को राजा नाम के लड़के ने होमस्टे में चेकिंग किया था। वह रजिस्टर में मौजूद था और 23 तारीख को चेक आउट कर दिया था। इधर घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। वो आनंद पणन में इंदौर के कमिश्नर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी लड़की और लड़का घूमने के लिए मेघालय गए थे। वह 3 दिन से लापता है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप तुरंत कुछ एक्शन लीजिए। कमिश्नर मेघालय पुलिस से बात करती है और इसे एक गंभीर विषय बताती है और इसे गंभीरता से जांच करने का आग्रह करती है। मेघालय में कुछ टीम बनाई जाती है। मौसम खराब होने के बावजूद भी वह सोनम और राजा को ढूंढना आखिर चालू करते हैं। 28 तारीख को एक सर्च टीम को एक बैग लावारिस हालत में मिलता है। उसे होमस्टे से कुछ ही दूरी पर थोड़ा जंगल के अंदर, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता, आम टूरिस्ट को। फिर वह बैग लेकर सर्च टीम सोनम और राजा के भाई को दिखाती है तो वे पहचान जाते हैं कि यह उन्हीं का बैग है। इसके बाद सर्च टीम और भी छानबीन करती है कि कुछ सुराग हाथ लग जाए। ऐसे ढूंढते ढूंढते 2 तारीख आ जाती है, मतलब 2 जून। एक सर्च टीम एक खाई में उतरती है। वहां उनको थोड़ी नीचे एक अजीब सी चीज मिलती है। हाँ, वह एक डेड बॉडी थी। तुरंत टीम को बुलाया जाता है। उन्हें खाई में उतारने का आदेश दिया जाता है क्योंकि खाई बहुत सीधी थी। फिर भी रेस्क्यू टीम कैसे भी नीचे उतरती है और लाश को ऊपर लेकर आती है। लाश के पास से और भी चीज मिलती है, जैसे कि एक टूटा हुआ फोन। पुलिस उसे भी अपने पास में रख लेती है। बॉडी को शिलांग मेडिकल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर जब राजा के छोटा भाई और सोनम का भाई जो थे, उनको लाश की पहचान के लिए मेडिकल हॉस्पिटल बुलाया जाता है क्योंकि 10 दिन हो चुके थे, बॉडी डिकम्पोज होना चालू हो गई थी तो पहचान मुश्किल हो रहा था। लेकिन राजा के भाई को बुलाया गया। राजा के भाई ने बॉडी की ओर देखा। कलाई पर एक टैटू बना हुआ था, उस पर राजा लिखा हुआ था। छोटा भाई तुरंत समझ जाता है वह उसका बड़ा भाई है। छोटा भाई वही रोने लगता है। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पर जहां से लाश मिली उसके आसपास से सोनम का कोई भी सबूत नहीं मिलता कि वह जिंदा है कि मर गई। पोस्टमार्टम से पता चलता है यह जो लाश खाई में गिरी है यह कोई हादसा नहीं है, यह एक मर्डर है। लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक छापर नाम का हथियार मिलता है। यह हथियार मेघालय का लोकल हथियार है जो पेड़ काटने के काम में आता है। पुलिस को अंदाजा लग जाता है कि शायद इसी से राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ है। अब लाश भी पुलिस के पास और हथियार भी पुलिस के पास। अब सब क्लियर हो गया था कि यह मर्डर ही है, लेकिन अभी तक सोनम नहीं मिली थी। पुलिस अभी भी सर्च कर रही थी। पुलिस यह भी सोच रही थी कि इंदौर से आया एक कपल का मेघालय में दुश्मन कौन हो सकता है। वैसे जिस जगह पर ये कपल रुके थे, मतलब राजा और सोनम, वह एरिया थोड़ा लोकल गैंग वालों का था। पहले भी टूरिस्ट के साथ कुछ आतापाई हो चुकी थी। इन गैंग वालों की और लूटपाट की चीज भी सामने आई थी। राजा के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि राजा बहुत सारे जेवर लेकर निकला था, मतलब हाथ में हीरे की अंगूठी और सोने की अंगूठी, एक सोने का ब्रेसलेट और गले में सोने की चेन। तो पुलिस इस एंगल से भी देख रही थी कि यह शायद लूटपाट का केस भी हो सकता है। राजा रघुवंशी की मां को अभी तक यह नहीं बताया था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। वैसे घर वालों को बता दिया गया था, लेकिन माँ बाप को नहीं बताया था क्योंकि राजा रघुवंशी के पापा को थोड़े दिन पहले ही अटैक आया था। अब राजा रघुवंशी को किसने मारा यह तो सोनम ही बता सकती थी, लेकिन सोनम थी कहाँ यही तो ढूंढना था। सोनम को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीट और लोकल लोग भी शामिल कर लिए गए थे। उधर पोस्टमार्टम के बाद राजा रघुवंशी के छोटे भाई को लाश सौंप दी गई थी, जिसको लेकर वह इंदौर के लिए रवाना हो गया था। जैसे ही लाश घर पर पहुंची, माँ बाप को पता चला कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर उसी दिन शाम को राजा रघुवंशी को श्मशान घाट में अंतिम विदाई दी गई। कितना बड़ा इत्तेफाक है।
ना सिर्फ 25 दिन पहले ही राजा की बारात इस घर से निकली थी और आज 25 दिन बाद उसकी डेड बॉडी इस घर से निकल रही थी। उधर अभी भी सोनम को ढूंढा जा रहा है। 8 मई को मेघालय के डीएम एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि जहां राजा और सोनम ने चेकिंग किया था वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, जहां फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है। लोग घुसपैठ करते हैं, लूटपाट करते हैं और फिर बांग्लादेश चले जाते हैं। मेघालय के डीएम ने रात कर्फ्यू का भी ऑर्डर दे दिया था। उसी जगह पर यह सब देखकर पुलिस को लगा था कि यह लूटपाट का केस हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख को सोनम की राजा की मम्मी से यानी सोनम की सासू माँ से बात हुई थी कि राजा ट्रैकिंग पर गया है और मैं कैफे में बैठी हूँ। पुलिस को जानकारी मिली कि उसी दिन कैफे में लड़ाई हुई। सोनम को काफी पसंद नहीं आई थी और कैफे वाले की और सोनम की लड़ाई हुई थी। तो एक एंगल से पुलिस वाले इसे भी देख रहे थे कि शायद यह साजिश हो। वैसे 2 महीने पहले एक केस और हुआ था। चेरापूंजी में हंगरी के रहने वाले पुष्कर जियोग मेघालय घूमने आए थे। उनकी लाश भी सड़क किनारे पड़ी हुई मिली थी। वैसे सर्च के दौरान उनको एक रेनकोट भी मिला था जो राजा की डेड बॉडी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इस रेनकोट पर खून के निशान भी मिले थे। इस रेनकोट की तस्वीर को राजा के घरवालों को भेजी, लेकिन राजा के घरवालों ने इसे पहचान से मना कर दिया कि नहीं, यह राजा का नहीं है। वैसे चेरापूंजी में बहुत बारिश होती है तो लोग अक्सर वहां जाते हैं तो रेनकोट खरीद लेते हैं, तो शायद राजा ने खरीदा हो। ठीक है, तो ये एंगल से पुलिस ने रेनकोट को अपनी गिरफ्त में रख लिया था और फोरेंसिक के लिए भेज दिया था। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों रघुवंशी समाज से आते हैं। 3 महीना पहले जिस राजा के लिए लड़की ढूंढ रहे थे तब उन्हें सोनम का नाम बिरादरी वालों ने भेजा। सोनम और राजा एक दूसरे से मिले, दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। 2.5 महीने पहले रोका हुआ और 11 मई की शादी हो गई। राजा भी इंदौर से था और सोनम भी इंदौर से थी। राजा टूर और ट्रेवल का बिजनेस करता था, वही सनम का प्लाईवुड का बिजनेस था। राजा के 2 भाई हैं, दोनों भाई की शादी हो चुकी है और वह अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। वही सोनम की एक बहन है और एक भाई है, वह भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। पहले राजा और सोनम कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो वहां जाने का इनका टूर कैंसिल हो गया और फिर मेघालय जाने का प्लान हुआ। खैर, सोनम मिल नहीं रही है। इस बीच सोनम के पिताजी एक ज्योतिषी से बात करते हैं। ज्योतिषी उनको सुझाव देते हैं कि सोनम की उल्टी तस्वीर अपने घर के आगे लगा दो, सोनम सही सलामत अपने घर आ जाएगी। तो उन्होंने यह भी करके देख लिया। सनम की उल्टी तस्वीर घर वालों ने अपने घर के आगे लगा दी। ज्योतिषी ने यह भी बोला था कि इन दोनों को 6 जून तक कहीं बाहर घूमने मत जाने देना, पर ये दोनों 18 मई को ही निकल गए थे। तो परिवार के मन में यह भी सवाल आ रहे थे कि उन्होंने उनको जाने क्यों दिया। चलो अब 8 जून आती है। वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के पास 11 बजे रात में एक ढाबा खासी चाय पर एक बदहवास लड़की पहुंचती है। वह लड़की बोलती है, मुझे एक फोन करना है, फोन दे दीजिए। ढाबे का मालिक साहिल यादव घबरा जाता है। वह लड़की को रात में देखकर वह उसे पानी पिलाता है और फिर मोबाइल देता है। लड़की अपने भाई को कॉल करती है। जी हाँ, वह लड़की और कोई नहीं, सोनम थी। सोनम का भाई साहिल से उसका ढाबे का एड्रेस पूछता है। साहिल उसे अपना एड्रेस दे देता है। सोनम के भाई साहिल को बोलता है, तुम सोनम को कहीं जाने मत देना, मैं पुलिस को कॉल करता हूं, तुम जब तक उसे वहीं रोक के रखना। साहिल यह बात मान जाता है और सोनम को वहीं रोक के रखता है। बदहवास लड़की मतलब सोनम कुछ भी बात नहीं करती। रात के 2 बजे पुलिस ढाबे पर पहुंचती है। वह सोनम को अपने साथ ले जाती है। वहां से मेघालय पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है सोनम मिल गई है और इंदौर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। दोनों स्टेटस की पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना होती है। वहीं मेघालय की पुलिस की डीजीपी यह बात बताती है कि हमने यह केस सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक 3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। एक का नाम राजा कुशवाहा, दूसरे का नाम विशाल चौहान और तीसरे का नाम आकाश राजपूत और आनंद, जो अभी तक फरार है। 2 लोगों को एमपी से अरेस्ट कर लिया गया है और एक को यूपी से किया गया है और एक अभी फरार है। डीजीपी बोलती है कि यह तीनों राजा कुशवाहा के कातिल हैं। इन तीनों लोगों ने राजा कुशवाहा का कत्ल किया है और उन्होंने बताया कि राजा को सुपारी और किसी ने नहीं,
उनकी पत्नी सोनम ने दी है। असल में यह प्लान सोनम का ही हाथ था कि वो राजा को लेकर मेघालय जाएगी और वहां उसका कत्ल करेगी, पर राजा का जाने का मन नहीं था। वह अपनी मम्मी को बता चुका था कि मेरा अभी जाने का मन नहीं है, लेकिन सोनम ने पहले से ही टिकट बुक पर रखी थी और राजा को बोला कि मैंने तो पहले से टिकट बुक कर ली है। तो राजा को मजबूरी में जाना पड़ा। अब इस प्लान में सोनम अकेली नहीं थी। इस प्लान में सोनम का एक और दोस्त था जिसका नाम था राजा कुशवाहा। इन दोनों ने ही सुपारी दी थी, सोनम और राजा कुशवाहा। अच्छा, एक बात और सामने आई कि राजा और सोनम जब मेघालय गए थे तो उन्हें गाइड कर रहा था, जैसे कि नॉर्मल लोग सब करते हैं। जब भी नई जगह पर जाते हैं तो एक गाइड करते हैं। वह गाइड उन्हें आसपास और उस जगह की कुछ अच्छी जगह पर ले जाता है और उसके बारे में बताता है। तो वह गाइड एक दिन उनके साथ घूम रहा था, तभी राजा के पास 3 लोग आते हैं और उसके साथ बातचीत करने लगते हैं। पुलिस वालों ने गाइड से पूछा कि वह लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन गाइड ने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती। वह लोग हिंदी में बात कर रहे थे। पुलिस ने सोचा शायद उन तीनों ने राजा का कत्ल किया हो। चलो, ये आगे की बात है। अब अपन सोनम की प्लानिंग पर आते हैं। कैसे उसने राजा को मारने का प्लान बनाया, कैसे वह गाजीपुर के ढाबे तक पहुंची। बात यह है कि सोनम की प्लाईवुड की एक शॉप है, उसमें एक मैनेजर काम करता है जिसका नाम राज कुशवाहा है। ग्रेजुएशन के बाद सोनम अपने पापा के बिजनेस में उतर गई और शॉप को HR ज्वाइन किया। तो राजा और सोनम दोनों शॉप पर आते जाते मिलते थे। राजा की उम्र 21 साल और सोनम की उम्र 24 साल थी। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगा, पर यह उसके मम्मी पापा को यह बात नहीं पता थी। इधर सोनम का रिश्ता तय हो गया। सोनम की हिम्मत नहीं हुई घर में सच बता सके। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हो गई। शादी तो हो गई, पर सोनम के मन में अभी राज कुशवाहा था। उसने एक प्लान बनाया। राजा कुशवाहा के 3 दोस्त थे, वह इंदौर में ही थे। एक विशाल चौहान, एक आकाश और तीसरा आनंद। राजा तीनों को अपने भरोसे में ले लेता है। अब सोनम को प्यार राज से था और उसने मारने के लिए मेघालय जाने का चुना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, पहाड़ी इलाका है, आसानी से मर जा सकता है। दूसरी तरफ जब राजा कुशवाहा को बात पता चली, उसने मेघालय जाने से मना कर दिया। पर सोनम बहुत चालाक थी, उसने पहले से टिकट बुक कर रखी थी। राजा मना नहीं कर पाया। सोनम ने बोला, हम 18 तारीख को मेघालय जाएंगे, असम होते हुए कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हुए। तो टिकट बुक होने के बाद राजा रघुवंशी को हाँ भरनी पड़ी और मेघालय के लिए। अब दूसरी तरफ राज कुशवाहा अपने प्लान बनाता है। वह अपने दोस्तों को सुपारी देता है। राजा को मारने के वह अपने तीनों दोस्तों को 5,000 रुपए देता है और एक फोन देता है और बोलता है मेघालय जाने के बाद तुम इस फोन नंबर से ही कॉल करना। राजा और सोनम मेघालय जाने से 3 दिन पहले उन तीनों को ट्रेन और बस के रास्ते मेघालय जाने का बोल देता है। तीनों 5,000 रुपए लेकर और एक फोन लेकर 19 मई को मेघालय पहुंच जाते हैं। इधर सोनम और राजा भी निकल जाते हैं। सोनम और राजा 21 को यह भी मेघालय पहुंच जाते हैं। सोनम उन तीनों किलर जो है उनके टच में है, क्योंकि राज ने सोनम को उन तीनों का नंबर दे दिया था। जहां जहां राजा और सोनम जाते, सोनम अपनी लोकेशन उन तीनों को देती रहती थी। बस एक मौके की तलाश थी। 22 मई को राजा को ट्रैकिंग पर जाना था, तो राजा ने एक गाइड किया, उसका नाम था अल्बर्ट पत्तो राजा। और गाइड ट्रैकिंग पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। उसी दिन राजा को 3 लोग और मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उन तीनों से राजा बातचीत करता है। बातचीत करते हुए उन्हें यह पता चलता है कि वो भी इंदौर से हैं। तो एक अनजान जगह पर कोई अपना मिल जाए तो बातचीत दोस्ती हो जाती है। अब आते हैं अपन 23 तारीख को। 23 मई को चेरापूंजी में काशी हिल्स पर इन तीनों को मौका मिलता है। तीनों ने दावा निकला जो मैंने बताया था कि ये मेघालय का लोकल हथियार है। उन्होंने पहला बार राजा के सिर के पीछे किया गया तेज हथियार ने उसका आध काम कर दिया था। दूसरा बार उन्होंने सर के आगे किया। वह समझ चुके थे राजा अब बच नहीं सकता। थोड़ी देर बाद उन तीनों ने राजा को खाई में धकेल दिया। सोनम यह चीज दूर से देख रही थी।
काम होते ही यह तीनों 23 मई को ही मेघालय छोड़कर बस के रास्ते और ट्रेन के रास्ते बिहार चले जाते हैं। वह बिहार से यूपी चले जाते हैं, फिर इंदौर पहुंचने हैं। उधर सोनम भी 23 मई को ही मेघालय छोड़ देती है, अकेले ही बस और ट्रेन के रास्ते सोनम भी बिहार पहुंचती है, बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचती है। सोनम ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था, उसको पता था यह ट्रेस हो जाएगा। सोनम रात में उत्तर प्रदेश पहुंचती है और रात में गाजीपुर हाईवे पर पहुंचती है। इस ढाबे के पास जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब पुलिस उसे गाइड से बात करती है तो पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और वह इसको एक मर्डर के तहत इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लेती है। पुलिस बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालाती है। पुलिस चौंकती है कि ये 3 लोग राजा और सोनम को लगातार फॉलो कर रहे हैं। 1-2 जगह इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन यह तो हर जगह ही फॉलो कर रहे हैं। पुलिस कॉल रिकॉर्ड को तलाशती है तो उनको एक नंबर दिखाता है कि वह नंबर यहाँ एक्टिव था जहाँ जहाँ सोनम और राजा गए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि यह नंबर इंदौर का है। फिर मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस को यह नंबर देती है और पता करने का कहती है। इंदौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। पता लगा कि यह नंबर आकाश राजपूत के नाम से रजिस्टर हुआ है। पुलिस ट्रैक करती हुई आकाश तक पहुंचती है, आकाश से विशाल चौहान तक पहुंचती है और विशाल चौहान से राज कुशवाहा तक पहुंचती है। जब पुलिस राज कुशवाहा तक पहुंचती है तो सारी बात सामने आ गई। राज कुशवाहा के जरिए यह बात सोनम को पता चलती है कि तीनों किलर पकड़ चुके हैं और हमारा बांदा फूट चुका है। तो सनम अब एक नया प्लान रचती है। वह सोचती है कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, तो वह गाजीपुर पहुंचती है और वही ढाबे पर फोन अपने भाई को लगती है। उसका भाई पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस तुरंत उसे ढाबे पर पहुंचकर सोनम को अपनी हिरासत में ले लेती है। सोनम बताती है पुलिस को कि मेरा किडनैप हुआ था और मुझे लोगों ने बहुत मारा और मेरा सब सामान लूट लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं जान बचाकर कैसे भी यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अब क्या हुआ, सोनम को मेघालय पुलिस ले जा चुकी है ट्रांजिट रिमांड के लिए और राजा कुशवाहा और इन 3 किलर को इंदौर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाने वाली है। और देखो आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ